नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं शॉर्ट्स क्वेश्चंस आंसर की, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक लेक्चर हो गया था जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग चैप्टर 4 से कर रहे हैं और चैप्टर 4 में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा फलनों के अनुक्रम। ओके, फलनों के अनुक्रम का एक समान अभिसरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें जो भी टर्म्स होंगे उनको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि फलनों का अनुक्रम। तो हमने एक फलनों का अनुक्रम माना, तो माना फलनों का अनुक्रम क्या मान लिया हमने, एस एन जेड। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं तो हमने जेड ले लिया। माना फलनों का अनुक्रम एस एन जेड प्रांत डी में सीमा फलन एस ऑफ जेड पर एक समान अभिसरित होता है यदि प्रत्येक स्वैच्छिक, ओके, स्वैच्छिक मीन्स आर्बिट्रेरी, स्वैच्छिक मीन्स आर्बिट्रेरी, प्रत्येक स्वैच्छिक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और ये जो एप्सिलॉन है ये कितना भी छोटा ले सकते हैं हम, ये हमारा मनमर्जी का होता है, चाहे जितना छोटा क्यों ना। ओके, तो प्रत्येक स्वैच्छिक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एन एप्सिलॉन केवल एप्सिलॉन पर निर्भर हो। इस प्रकार से विद्यमान है ताकि प्रांत डी के प्रत्येक जेड के लिए एस एन जेड माइनस एस ऑफ जेड का जो मॉड है वो लेस देन है हमारा एप्सिलॉन से, एन ग्रेटर एन इक्वल है हमारा एम एप्सिलॉन से। ओके, ये हमारी कंडीशन है। ये एन हमारा, ये एन का मतलब क्या होंगे, ये तो अपन एक प्रॉपर डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम इनमें जो टर्म्स हमारी आएंगे उनको हम एक्सप्लेन देखेंगे। तो सबसे पहले हम फलनों के अनुक्रम का जो एक समान अभिसरण है वो उसकी डेफिनेशंस देने जा रहे हैं। तो ये हमने मान लिया, माना लिख लो या यदि लिख लो, ओके, जो अच्छा लगे वो लिख लो। माना फलनों का अनुक्रम एस एन जेड, ये आपने एस एन जेड क्या माना है, जो भी फलन है, फंक्शन है, उनकी जो सीक्वेंस है, अनुक्रम, उसको आपने मान लिया। प्रांत डी में, प्रांत क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रांत, डोमेन जिसको हम डोमेन बोलते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। में सीमा फलन एस जेड पर एक समान अभिसरित होता है
ओके, ये एस एन जेड इस एस जेड पर एक समान अभिसरित होगा यदि प्रत्येक आप कोई भी मनमर्जी का ऐसा नंबर लो जो 0 से बड़ा हो। कोई भी ले लो आप, कोई भी आप 0 से, आप चाहो तो 0.000 पकड़ के चलते रहो, लास्ट में 1 लिख दो। उस नंबर के लिए भी यही कंडीशन होनी चाहिए के लिए एन एप्सिलॉन, ओके यहां एन नहीं एम आएगा, एम एप्सिलॉन केवल एप्सिलॉन पर निर्भर हो। और ये जो नंबर आप ले रहे हो ये नंबर केवल एप्सिलॉन पर ही डिपेंडेंट होने चाहिए, इस प्रकार से विद्यमान है ताकि प्रांत डी, जो ये प्रांत डी हम ले रहे हैं कि प्रत्येक जेड के लिए, इसका जो प्रत्येक आप जेड का मान लो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, इस टाइप के जो भी हम डेफिनेशंस लेते हैं ये हम एक्चुअल में रियल एनालिसिस में पढ़ के आते हैं, तो वहां हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो जब रियल एनालिसिस हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो उसी टाइम पे इस टाइप के जितने भी डाउट्स है वो सारे वहीं क्लियर कर लेते हैं अपन, ताकि यहाँ हमारे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो अनुक्रम है ये अनुक्रम है किस टाइप का। तो ये जो एस एन जेड है ये एस एन जेड हमारा ये इस टाइप का है, S1 S2 S3 Sn। ओके, तो ये जो n है ये n रिप्रेजेंट कर रहा है इस n को कि ये कहां तक जा रहा है अनुक्रम, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी n है। इन सभी को समेट के हमने इस प्रकार से लिख देते हैं प्रांत डी। अब बात करें प्रांत डी का कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि 1/1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं करता x इक्वल्स टू 1 पे। हम ये कहते हैं क्या इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, x बराबर 1। इसका मतलब ये 1 हमें कौन दे रहा है? ये इसका डोमेन दे रहा है। अब यदि हम ये बात करें कि इसका जो डिफरेंशिएबल है, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा। अब ये हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 पे नहीं होगा तो हम टिक मार करेंगे, नहीं। डोमेन क्या है? यदि आपको डोमेन दिया हुआ है तो डोमेन इतना इंपॉर्टेंस है कि उस डोमेन में ये डिफाइंड भी हो जाएगा, एग्जिस्ट भी हो जाएगा और किसी डोमेन में नहीं भी होगा। तो डोमेन का कितना इंपॉर्टेंस है, यदि आपको डोमेन ये दिया हुआ है -∞ टू -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, इस डोमेन में ये एग्जिस्ट करेगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इस डोमेन में 1 कहीं नहीं आ रहा। बाकी इस 1 के इर्द गिर्द के पॉइंट्स छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, 1 के इर्द गिर्द जितने पॉइंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे आ रहे हैं हमारे। और ओपन इंटरवल है तो केवल 1 को ही हम लेते हैं, क्योंकि जितने भी इर्द गिर्द होते हैं वो इस ओपन इंटरवल इसको कवर कर लेता है। तो केवल 1 नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स हैं, केवल 1 के लिए नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स के लिए होता है। तो डोमेन का काफी इंपॉर्टेंस होता है किसी फंक्शन को डिफाइन करने में। अब ये इसके अंदर तो ये है, लेकिन यदि आप इसको R के अंदर लोगे तो नहीं होगा, इसको आप Z में लोगे तो नहीं होगा, इसको आप Q में लोगे तो नहीं होगा, इसे आप N के अंदर लोगे तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। इनफैक्ट यदि आपने इस इंटरवल के अंदर भी यदि आपने इसको ले लिया तो भी ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। तो डोमेन का मतलब ऐसा इस x को हमें फिक्स कर दे कि इस x की वैल्यू हमें उसी में से लेनी है। आपने फिक्स कर दिया कि आपको इसी में से x की वैल्यू लेनी है, वो कहलाता है उसका डोमेन या प्रांत या क्षेत्र या रीजन। तो ये हो गया हमारे पास में फलनों का अनुक्रम, हमने SN Z लिया, प्रांत D लिया। सीमा फलन, सीमा फलन का मतलब हम जो लिमिट्स लगाए उसका जो मान आए, यहां लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN Z का मान SZ आ जाए, तो ये तो होता है ना ये SZ, इसको बोलते हैं हम सीमा फलन। तो इसका मतलब यही होता है कि आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, SN Z का मान आप S ऑफ Z लेकर के आ गए,
या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों की एक ही बात होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक स्वैच्छिक, ओके, कोई भी आप मन मर्जी का ऐसा लो जो 0 से बड़ा हो एप्सिलॉन के लिए एब एप्सिलॉन, ये केवल एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, ऐसा होना चाहिए जिसके लिए एस एन जेड माइनस एस जेड का जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा हो, और ये जो m है ना, ये m हमेशा इस n से छोटा या बराबर हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा फलनों के अनुक्रम का एक समान अभिसरण। ओके, ये डेफिनेशन हम देंगे, प्रॉपर डेफिनेशन फलनों के अनुक्रम का एक समान अभिसरण के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वो लेते हैं श्रेणी का एक समान अभिसरण। तो नेक्स्ट है हमारा श्रेणी का एक समान अभिसरण। तो इसकी जो हम डेफिनेशंस देंगे श्रेणी का एक समान अभिसरण, वो हम देंगे अनंत श्रेणी। ओके, इस बार हम क्या ले रहे हैं, श्रेणी ले रहे हैं, तो हमने मान लिया अनंत श्रेणी समेशन एफ एन जेड प्रांत डी में ओके, हमें अभी देखा हमने कि डोमेन कितना इंपॉर्टेंट है, तो डोमेन हमें लिखना होगा प्रांत डी में एक समान अभिसारी कहलाती है यदि अनुक्रम एस एन जेड प्रांत डी में एक समान अभिसारी हो, जहां एस एन जेड है हमारा F1Z, F2Z, FNZ। ओके, और ये जो अनंत श्रेणी है FNZ, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं N1 to infinity FNZ। तो ये जो हमारे पास में कंडीशंस है, ये होगी हमारी अनंत श्रेणी। ओके, श्रेणी का एक समान अभिसरण, अनंत श्रेणी का एक समान अभिसरण एक ही बात है। तो ये होगी हमारे पास में अनंत श्रेणी FNZ प्रांत डी में एक समान अभिसारी होगा। ओके, यदि इन्फिनिटिव की हम बात करें डोमेन के अंदर, वो डोमेन में एक समान अभिसारी होगा यदि हम एक पर्टिकुलर एक सीरीज ले, एक छोटी सीरीज ले SNZ, यही तो ले रहे हैं, और SNZ क्या है हमारे पास में, तो हम यदि एक पर्टिकुलर सीरीज को उस डोमेन में कन्वर्जेंट प्रूव कर दें, तो इसका मतलब कंप्लीट सीरीज ही क्या होगी, उस डोमेन के अंदर कन्वर्जेंट हो जाएगी। यही हमें इस डेफिनेशन से पता चलता है कि आप इन्फिनिटिव सीरीज को डायरेक्ट नहीं वेरीफाई कर सकते, तो आप उसमें एक पर्टिकुलर सीरीज लो n टर्म्स की और उसे आप वेरीफाई कर दो, तो उससे हमारे पास में क्या बन जाएगा, वो कंप्लीट जो इनफाइनाइट सीरीज है वो भी कैसी होगी, हमारी एक समान अभिसरण होगी। उसमें एक समान का मतलब हर जगह एक समान होना चाहिए, एक समान सभी जगह एक तरह की। ओके, तो यदि ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एक समान का मतलब आपने ये डोमेन लिया, यदि एक समान का मतलब जैसा ये यहाँ होगा वैसा ही यहाँ, तभी तो एक समान की कंडीशन है। तो आपने पर्टिकुलर यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि हाँ ये यहाँ हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, एक समान है, तो ये कंप्लीट के ऊपर कैसी हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो ये है हमारे पास में श्रेणी का एक समान अभिसरण। अब हम देखें कि जो घात श्रेणी है हमारी पावर सीरीज, उसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे। ओके, तो घात श्रेणी या पावर सीरीज की जो डेफिनेशन हम दें, तो ये जो हमारी है घात श्रेणी, ये हम क्या बोलेंगे, कोई श्रेणी हमारी इस टाइप की, समेशन n0 to infinity, ओके, समेशन n0 to infinity an
जेड माइनस ए की पावर एन, समेसन एन जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन ए के सापेक्ष ए एन गुणांकों वाली क्या कहलाएगी? घात श्रेणी कहलाती है। ओके, तो घात श्रेणी की सिंपल सी है। इस प्रकार की जो सीरीज होगी उसे हम घात श्रेणी कहते हैं, इसके सापेक्ष, और ये इसके क्या होंगे? गुणांक या कोफिशिएंट। यदि हम ए का मान 0 लें तो हमारे पास में क्या बनेगा? समेसन एन जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर एन, ये कैसी होगी? मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष घात श्रेणी। तो ये कहलाती है हमारी मूल बिंदु के सापेक्ष घात श्रेणी। तो इस टाइप की जो भी सीरीज होगी उसे हम क्या बोलते हैं? घात श्रेणी बोलते हैं। फिर है हमारा घात श्रेणी का अभिसरण, ये अपना फोर्थ चैप्टर, घात श्रेणी का निरपेक्ष अभिसरण या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। यदि समेसन एन जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर एन तथा समेसन एन जीरो टू इंफिनिटी मॉड ए एन जेड की पावर एन, दोनों कैसे हो? हमारे अभिसारी हो, दोनों अभिसारी हो। ओके, तो ये जो घात श्रेणी समेसन ए एन जेड एन का जो निरपेक्ष अभिसरण होगा वो क्या होगा कि श्रेणी भी और इसका जो हम मापांक लेते हैं वो भी कैसा होना चाहिए? अभिसारी होना चाहिए। और यहाँ ये भी लिख सकते हो आप कि ये जो ए एन और ए है ना, ये समिश्र अचरांक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ओके, क्या कहेंगे इन्हें हम? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट या समिश्र अचरांक। तो ये हो गए हमारे पास में निरपेक्ष अभिसरण। ऐसे ही एक और होता है हमारा सापेक्ष अभिसरण। सापेक्ष अभिसरण, कंडीशनल कन्वर्जेंस या रिलेटिव कन्वर्जेंस। इसके अंदर क्या कंडीशन होती है? यदि ये n जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n तो हमारा अभिसारी हो, परंतु समेसन n जीरो टू इंफिनिटी मॉड ए एन जेड एन अभिसारी नहीं, अभिसारी नहीं। ओके, तो ये तो हमारा कन्वर्जेंट है, बट इसका जो मोड हम ले वो कन्वर्जेंट नहीं हो, तो ये कहलाता है हमारा सापेक्ष इस घात श्रेणी का सापेक्ष अभिसरण, कि ये तो हमारा कन्वर्जेंट हो बट इसका मोड हमारा कन्वर्जेंट न हो, तो कहलाएगा हमारा सापेक्ष अभिसरण। यदि दोनों ही हमारे कन्वर्जेंट हो तो कहलाएगा हमारा निरपेक्ष अभिसरण। अब लेते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, घात श्रेणी का अभिसरण। नेक्स्ट है हमारी घात श्रेणी का अभिसरण वृत्त एवं त्रिज्या। ओके, घात श्रेणी हमने पढ़ ली, कैसी है, निरपेक्ष से सापेक्ष है, वो हमने देख ही ली। अब घात श्रेणी का अभिसरण वृत्त क्या होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए जो हमें डिफाइन करेंगे वो होगा हमारा घात श्रेणी का पहले तो अभिसरण वृत्त देखेंगे, उसके बाद में ये जो त्रिज्या हम लेंगे, ये त्रिज्या हमारी इंपॉर्टेंट है। तो त्रिज्या को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं हम। ओके, तो त्रिज्या को हम डिफाइन करेंगे यहां से, मोड जेड
बराबर आर घात श्रेणी समेशन ए एन जेड की पावर एन का अभिसरण वृत्त। ओके, अभिसरण वृत्त। तो घात श्रेणी का जो अभिसरण वृत्त की हम बात कर रहे हैं, तो मोड जेड इक्वल्स टू आर, ये हम जानते हैं सर्किल की इक्वेशन होती है। तो इसे हम कन्वर्जेंट सर्किल का बोलेंगे जब जेड के जितने भी मान हैं उनके लिए ये श्रेणी हमारी जो कन्वर्जेंट है वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सर्किल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये सर्किल के अंदर वे सभी पॉइंट्स हैं जिनके लिए ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये जो घात श्रेणी है, इस घात श्रेणी के लिए जेड के वे सभी पॉइंट्स जिनमें ये कन्वर्जेंट है वो सारे इस सर्किल के अंदर हो, तो ऐसे सर्किल को बोलते हैं हम घात श्रेणी का अभिसरण वृत्त या सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो मोड जेड इक्वल्स टू आर घात श्रेणी का अभिसरण वृत्त कहलाता है यदि जेड के वे सभी मान जिनके लिए घात श्रेणी अभिसारी है वृत्त के अंदर स्थित है। आर को अभिसरण वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और जो r है, इस r का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन में an प्लस 1। ये हो गई हमारे पास में कि जो घात श्रेणी है उसका अभिसरण वृत्त, अभिसरण त्रिज्या, इसे बोलते हैं हम अभिसरण वृत्त की त्रिज्या या अभिसरण त्रिज्या। तो मोड जेड इक्वल्स टू आर एक सर्किल है, इस सर्किल में वे सभी पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के लिए ये श्रेणी कन्वर्जेंट है। तो इस सर्किल को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सर्किल बोल देंगे इस श्रेणी के लिए। और ये जो रेडियस है, इस रेडियस को बोल देंगे हम कन्वर्जेंट रेडियस इस श्रेणी के लिए। ओके, तो ये थी हमारी घात श्रेणी का अभिसरण वृत्त एवं त्रिज्या की डेफिनेशन। नेक्स्ट लेते हैं हम आबेल प्रमेय। ओके, आबेल प्रमेय क्या होगी उसे हम डिफाइन करते हैं। यदि समेशन ए एन जेड की पावर एन जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, हमने एक पावर सीरीज ली ए एन जेड की पावर एन। यदि ए एन जेड की पावर एन जेड इक्वल्स टू जेड जीरो हमारा नॉट इक्वल 0 है के लिए अभिसारी है, तब समेशन मॉड ए एन जेड की पावर एन मॉड जेड लेस देन जेड जीरो के लिए अभिसारी होगा। ओके, सिंपल सी थ्योरम्स का स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट अच्छा है, आबेल प्रमेय के नाम से जाना जाता है। क्या है, यदि समेशन ए एन जेड नॉट इक्वल्स टू 0 जिसका मान जेड 0 ले रहे हैं हम, उसके लिए यदि ये कन्वर्जेंट है तो इसके मोड से लेस देन वाले जितने भी मोड होंगे इस जेड के, उनके लिए ये मोड वाली सीरीज भी कैसी होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी। और ये थ्योरम कहता है हमें आबेल प्रमेय। ये थ्योरम्स किस नाम से जानी जाती है, हमारी आबेल थ्योरम के नाम से जानी जाती है। एंड लास्ट हमारी कोशी हाडामाड प्रमेय।
ये जो थ्योरम्स है इसका जो स्टेटमेंट हम देंगे वो हमारे पास में होगा। एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, सबसे पहले ये जो भी हमारे टॉपिक्स हैं ये घात श्रेणी के ऊपर ही रिलेटेड है। तो घात श्रेणी लेंगे हम, समेशन an z की पावर n, तो प्रत्येक घात श्रेणी समेशन an z की पावर n के लिए एक वास्तविक संख्या r, ओके, एक रियल नंबर। रियल नंबर हम r कैसा ले रहे हैं, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है और लेस देन है इन्फिनिटी। इस प्रकार विद्यमान होगी जिसके लिए फर्स्ट है हमारा मॉड z लेस देन r के लिए श्रेणी, ओके, ये जो घात श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। सेकंड, मॉड z लेस देन स्मॉल r, और ये r है हमारी r और कैपिटल R के लिए श्रेणी एक समान अभिसारी होगी। एंड थर्ड, मॉड z ग्रेटर देन r के लिए श्रेणी का प्रत्येक पद अपरिबद्ध होगा तथा श्रेणी अपसारी होगी। ओके, तो ये 3 कंडीशंस देता है हमें कॉची-हार्ट्मान पर में बोलती है कि यदि कोई पावर सीरीज है ऐसी तो उसके लिए एक ऐसा रियल नंबर जरूर होगा जो कैसा है हमारा नॉन नेगेटिव, ओके, 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। इस प्रकार विद्यमान होगा जिसके लिए मॉड z, यदि मॉड z हमारा r से लेस देन है तब तो ये कैसी होगी, निरपेक्ष अभिसारी या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। यदि मॉड z लेस देन स्मॉल r, ये r की कंडीशंस क्या है, ये r 0 हो सकता है और r से छोटा कोई मान हो सकता है, के लिए श्रेणी कैसी है, एक समान अभिसारी होगी। और यदि इस मॉड z का मान इस r से बड़ा है, जो भी आप रियल नंबर ऐसा चूज कर रहे हो उससे बड़ा है, उसके लिए प्रत्येक पद इस सीरीज का कैसा होगा, अपरिबद्ध, अनबाउंडेड, इन्फिनिटी होगा तथा ये श्रेणी कैसी होगी, अपसारी। ये हम जानते हैं, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है कि श्रेणी अपसारी तब होगी जब वो कैसी हो, अनबाउंडेड सीरीज हो। और यहाँ हमें टर्म्स ही अनबाउंडेड मिल रही है तो कैसी होगी, एक अनबाउंडेड सीरीज बन जाएगी उसका सम, तो कैसा होगा हमारा डाइवर्जेंट सीरीज होगी, अपसारी सीरीज होगी। कन्वर्जेंट में उसका सम एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फाइनाइट मान होना चाहिए, जबकि डाइवर्जेंट में उसका जो मान है वो कैसा होना चाहिए कि इनफाइनाइट जैसा। और थर्ड हमारी ऑस्किलेटिंग आती है, उसमें फाइनाइट भी है तो 2 फाइनाइट वैल्यूज के बीच में उसका मान कन्वर्ज करता है, इनफाइनाइट है तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्ज करता है। तो ये थे हमारे 4th चैप्टर की कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, इन्हीं से आपके 100 टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 5 के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर 5 के अंदर हमारे ये टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा अनुकोण प्रतिचित्रण, ओके, अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग।
ये हमारा जेड प्लेन को हम डब्ल्यू प्लेन में बनाते हैं। तो जो जेड प्लेन है हमारा, एक हमारा जेड प्लेन होगा और एक हमारा होगा डब्ल्यू प्लेन। ये हमने जेड प्लेन लिया और ये लिया हमने डब्ल्यू प्लेन। ओके, हम क्या करते हैं, किसी डायग्राम को जेड प्लेन से उठा के डब्ल्यू प्लेन में बनाने को ही बोलते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण। तो जेड प्लेन में हमारे कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एंड वाई के, और डब्ल्यू प्लेन, देखो डब्ल्यू हम क्या लेते हैं, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, और ये होता है हमारा यू एक्स वाई आयटा वी एक्स वाई, और जेड क्या होता है हमारा एक्स प्लस आयटा वाई। ओके, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास में एक्स एंड वाई में होंगे और यहां जो होंगे हमारे वो यू और वी में होंगे, यू और वी में होंगे। यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स एंड वाई के फंक्शन है। तो यहां हमने दो कर्व लिए, एक कर्व लिया हमने C1 और एक कर्व लिया हमने C2। ये हमने C1 कर्व लिया, C2 कर्व लिया, इसी के करेस्पॉन्डेंस हमने डब्ल्यू प्लेन के अंदर कर्व्स लिए C1 C2। ये हमारा C1 C2 इसके करेस्पॉन्डेंट, देखो डायग्राम चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम बने, बट उनकी कंडीशंस क्या है, वो कंडीशन सेम होनी चाहिए हमारी। ये हमारे C1 और C2 है। तो यहां हमने गामा 1 गामा 2, यहां हमने दो कर्व लिए, यहां C1 C2 कर्व ले रहे हैं, और जो यू प्लेन है उसमें हम दो कर्व गामा 1 और गामा 2 ले रहे हैं। यहां जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम मान रहे हैं P x0 y0। ओके, और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहे हैं, इसे बोल रहे हैं हम P0 डैश U0 V0। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट लिया हमने, यहां x और y में हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया। चाहो तो आप इसे PXY लिख दो। ओके, चाहो तो आप इसे PXY लिख दो, या फिर आप P0X0Y0 लिख सकते हो। ये हमारा इस जेड प्लेन के अंदर है, और यहां हम मान रहे हैं कि जो Z0 है वो हमारा X0, और ये जो Y0 है ना, इसे हम Z0 मान रहे हैं, और ये U0 V0 है, इसे हम W0, क्योंकि W का प्लेन है तो W में हमने कोऑर्डिनेट ले लिए। ये Z का प्लेन है तो हमने यहाँ Z के ले लिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम P0 Z0 भी लिख सकते हैं, और इसे हम P0 डैश W0 लिख सकते हैं। डैश का मतलब ये नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन है, हमने एक अनदर पॉइंट्स लिया है। तो ये हमने P0 Z0 पॉइंट लिया, इसको हमने P0 डैश W0 पॉइंट ले रहे हैं, और इन पर हम दो पॉइंट्स और ले रहे हैं। ये C1 है, यहां हमने कहीं Z1 पॉइंट लिया, और ये C2 है तो इसके ऊपर हमने कहीं Z2 पॉइंट लिया। ऐसे ही हम इसके ऊपर, ये गामा 1 है, गामा 1 के ऊपर हम कहीं W1 पॉइंट ले रहे हैं, गामा 2 के ऊपर हम W2 पॉइंट्स ले रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले अनुकोण प्रतिचित्रण का मतलब हमें जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट करना होता है। तो जेड प्लेन हमारा ये फॉर्म होगा एक्स और वाई के अंदर, और डब्ल्यू हमारा ये फॉर्म होगा यू और वी के अंदर। यहां जो हमारे कर्व्स है वो हमने C1 C2 लिए, C1 पे Z1 पॉइंट लिया, C2 पे Z2 लिया, एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग हमने P0 W0 लिया, Z0, और यहाँ हमने दो कर्व गामा 1 गामा 2 लिए, W1 W2 लिया, और P0 डैश W0 पॉइंट लिया हमने इसके ऊपर। क्लियर है? ये हमने बनाया। अब इनको हम अनुकोण प्रतिचित्रण कब कहेंगे, क्या कंडीशंस है, जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करे तो हम कह दे कि हाँ
इसका अनुकोण प्रतिचित्रण ये होगा। सबसे पहले तो ये जो जेड प्लेन के अंदर है, आपने एक पॉइंट दो कर्व लिए C1 और C2 और उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है प्रतिच्छेदी बिंदु, इसे आपने P0 Z0 बोल दिया। दो कर्व है C1 C2 जिनका प्रतिच्छेदी बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट P0 Z0 है, का प्रतिचित्रण किसका, इस पॉइंट का, ये आपको लिखना पड़ेगा। जेड प्लेन में C1 C2 कर्व का प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट P0 Z0 का प्रतिचित्रण डब्ल्यू प्लेन के गामा1 गामा2 कर्व के प्रतिच्छेदी बिंदु P0 W0 है। आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट पर बता दिया, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के ऊपर बता दिया कि C1 C2 का प्रतिच्छेदी बिंदु P0 Z0 का प्रतिचित्रण W प्लेन में गामा1 गामा2 के P0 W0 पर है तथा C1 कर्व पर कोई बिंदु Z1 है तथा C2 बिंदु पर कोई बिंदु Z2 है, तो Z1 और Z2 बिंदु के समीपवर्ती, पास वाले समीपवर्ती गामा1 कर्व व गामा2 कर्व पर कर्ण से W1 व W2 बिंदु हैं। ये आपने दो बिंदु इसके लिए और इनको आपने बता दिया कि हाँ इन दोनों बिंदु के संगत है। ये एक पॉइंट लिया आपने उठा के यहां रख दिया, दो बिंदु इस कर्व के ऊपर एक्स्ट्रा लिए, वो भी आपने बता दी कि इसके ऊपर है। और क्या चाहिए हमें, एंगल तथा प्रतिच्छेदी कर्व के संगत कोण, प्रतिच्छेदी कर्व के बीच बना कोण, प्रतिच्छेदी कर्व के बीच बने कोण या संगत कोण, संगत मतलब दोनों वाले, तो प्रतिच्छेदी कर्व के बीच बने कोण समान है वह एक ही दिशा में है, इसका मतलब ये कर्व इसके ऊपर है। पॉइंट आपने बराबर बता दिए, दो पॉइंट लिए वो भी आपने इनके ऊपर रख दिए, इनके बीच का जो कोण है वो भी आपने समान बता दिया, इनकी दिशा भी आपने समान बता दी। इसका मतलब इस कर्व को उठा के आपने यहां रखा है और यही होगा हमारा अनुकोण प्रतिचित्रण में हमें ऐसे ही लिखना होगा। इसकी कोई अलग से कोई हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि 2-3 लाइन में हम लिख के उसको कर दें। यहाँ हमें दो प्लेन बनाने होंगे, उनको हमें नाम देना होगा और उन्हें हमें पॉइंट्स बता करके और बताना होगा। क्या है एक बार और देख लेते हैं हम। जेड प्लेन के अंदर दो कर्व C1 व C2 का प्रतिच्छेदी बिंदु P0 Z0 का प्रतिचित्रण W प्लेन में गामा1 गामा2 के प्रतिच्छेदी बिंदु P0 W0 है तथा C1 C2 पर बिंदु Z1 Z2 के समीपवर्ती बिंदु गामा1 गामा2 कर्व पर W1 W2 है तथा इन दोनों तथा C1 C2 कर्व का प्रतिच्छेदी कोण गामा1 गामा2 के प्रतिच्छेदी कोण के बराबर है, वह एक ही दिशा में है, तो ये एक दूसरे के अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाते हैं। या जेड प्लेन तब W प्लेन जेड प्लेन का अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। ओके, जब भी आपसे डेफिनेशंस पूछी जाए तो आप ये प्रॉपर डेफिनेशंस देकर के आओगे जो हमने बताया। अब हम बात करते हैं तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण, इसकी हम डेफिनेशंस क्या देंगे, बाकी के हम प्रॉपर डेफिनेशंस दे पाएंगे, इजी है। तो तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण की हम डेफिनेशंस क्या दे पाएंगे, ऐसे हमारे प्रतिचित्रण, ऐसे प्रतिचित्रण जिनके कोण का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। और प्रॉपर दें अच्छे से, तो ऐसे प्रतिचित्रण जिनके केवल कोण के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं,
तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाते हैं। देखो तुल्य कोणीय है, क्या है? तुल्य और कोणीय, इसका मतलब कोण समान, तुल्य है, एक दूसरे के तुल्य है। उनकी डायरेक्शन क्या है उससे मतलब नहीं है, उनकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है। आपने ये 45 एंगल बता दिया और ये आपने 45 एंगल बता दिया, दैट मींस तुल्य है कोण, इनकी डायरेक्शन क्या है उससे मतलब नहीं है। इसको क्या मतलब है? बस कोण का परिमाण समान होना चाहिए। तो यही हमारी डेफिनेशन होगी, ऐसे प्रतिचित्रण जिनके केवल कोण के परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाएंगे। ओके, एक लाइन की डेफिनेशन याद रह जाएगी। क्रांतिक बिंदु और साधारण बिंदु बिल्कुल सिंपल है, आधी आधी लाइन की है। तो क्रांतिक बिंदु क्या होंगे हमारे पास में? एफ डैश जेड, और इसे हम बोलते हैं डी डब्ल्यू डी जेड। डी डब्ल्यू डी जेड, इसका मान यदि 0 और इन्फिनिटिव हो, इसका मान यदि 0 और इन्फिनिटिव आए तब तो ये कहलाएगा हमारा क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट्स। और यदि हमारे पास में एफ डैश जेड का मान नॉट इक्वल 0 आए तब ये कहलाएगा हमारा साधारण बिंदु। सिंपल सा है, आधी आधी लाइन की डेफिनेशन। यदि एफ डैश जेड का मान 0 या इन्फिनिटिव है तब तो क्रांतिक बिंदु, और यदि नॉट इक्वल 0 है तब साधारण बिंदु कहलाते हैं। उसके बाद में है लास्ट डेफिनेशन हमारी, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण जो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण जो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। तुल्य कोणीय का मतलब कोण का परिमाण समान, अनुकोण प्रतिचित्रण का मतलब कोण का परिमाण भी समान और दिशा भी हमने एक ही बताई थी, एक ही दिशा में। इसका मतलब क्या डिफरेंस होगा? तुल्य कोणीय तो है, इसका मतलब कोण का परिमाण तो समान होना चाहिए, लेकिन अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम उनकी दिशा चेंज कर दे, दिशा चेंज कर दे। तो तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण जो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है, क्या देंगे हम? ऐसे प्रतिचित्रण जिनके कोण का परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा अपोजिट हो। क्या होगा? ऐसे प्रतिचित्रण जिनके कोण का परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा समान नहीं हो, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण जो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है कहलाते हैं। ओके, सिंपल सी है। तुल्य कोणीय है मतलब कोण समान होंगे, और अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं, इसका मतलब दिशा नहीं होगी। तो ये हमारे पास में हो जाएगी। एक एग्जांपल बता देना आप, W इक्वल्स टू जेड बार, W इक्वल्स टू जेड बार। अब देखो Z है, Z का परिमाण और Z बार का परिमाण समान आएंगे, परिमाण तो समान आएगा ना। Z आप क्या लोगे? Z लोगे आप x प्लस आयटा y, और इसका परिमाण क्या होगा हमारा? ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि आपने Z बार लिया तो क्या बनेगा आपके पास में? Z बार क्या बनेगा हमारे पास में? x माइनस आयटा y, और इसका परिमाण लोगे तो भी क्या बनेगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन एंगल निकालोगे आप, एंगल तो इसमें तो बनेगा हमारा tan इनवर्स, इसके अंदर तो y बाई एक्स, और इसमें बनेगा हमारा tan इनवर्स माइनस y बाई एक्स। तो इनके एंगल हमारे चेंज हो गए लेकिन परिमाण समान है। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ जाएगी। तो ये हमारी 4 डेफिनेशन सिंपल सी है। इनमें आप अनुकोण प्रतिचित्रण की अच्छे से देखें, बाकी तो एक एक दो लाइन की डेफिनेशंस है, क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे आज के लेक्चर्स के 4 और 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।